कुर्ग में स्वागत है, एक ऐसी जगह जो इतिहास और कुदरती खूबसूरती से भरपूर है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 5 हिस्टोरिकल जगह जहां आपको जरूर जाना चाहिए इस खूबसूरत रीजन में। यहाँ वेस्टर्न घाट्स की हरी भरी वादियों के बीच में बसा हुआ एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त भी मानो धीमी रफ्तार से बहता है, जहां हर पत्थर शूरवीरता, राजशाही और अलग अलग कल्चर्स के मेल की कहानियां सुनाता है। मैं हूं नेहा ठाकुर और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इस सफर पर गाइड करूंगी। एक ऐसे युग का सफर जहां धुंध से ढकी पहाड़ियां पुराने राजों की पहरेदार थीं और गुजरे साम्राज्यों की गूंज आज भी यहां की हवा में महसूस होती है। कुर्ग, या जैसा कि यहाँ के गर्वित निवासी इसे कोडागु कहते हैं, सिर्फ एक खूबसूरत लैंडस्केप से कहीं ज्यादा है। ये एक जीता जागता म्यूजियम है, एक ऐसी चादर जो बुनी है यहाँ की अपनी ट्रेडिशन से, कॉलोनियल दौर के अनुभवों से और यहाँ के लोगों की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट से। हम आगे बढ़ेंगे इस शानदार हेरिटेज की परतों को खोलने के लिए, वहाँ खड़े होने के लिए जहाँ कभी राजा अपने राजपाट का जायजा लेते थे, बेहतरीन आर्किटेक्चर को देखकर हैरान होने के लिए और इन पवित्र जगहों पर इतिहास की धड़कन को मजबूती से महसूस करने के लिए। हमारा ये एक्सप्लोरेशन हमें ले जाएगा शानदार किलों से होकर शांत मंदिरों, शाही व्यू पॉइंट्स और यादगार मेमोरियल्स तक। हर एक जगह कुर्ग की दिलचस्प कहानी का एक चैप्टर है। तैयार हो जाइए एक सफर के लिए जो सिर्फ दूरियां ही नहीं बल्कि सदियां पार कराएगा। हम मदिकेरी फोर्ट की शानदार दीवारों के पीछे की कहानियां जानेंगे, देखेंगे वो शानदार पैनोरामिक नजारा जिसने राजा की सीट पर बादशाहों को भी मोह लिया था। ओंकारेश्वर टेम्पल के अनोखे आर्किटेक्चरल मेल को समझेंगे, शाही गद्दी के मकबरों पर श्रद्धांजलि देंगे और आखिर में ऐतिहासिक नालकनाड पैलेस में सुकून पाएंगे। मेरे साथ चलिए कुर्ग की आत्मा को खोजने के इस सफर में, एक ऐसा सफर जो वादा करता है न सिर्फ दिल मोह लेने वाले खूबसूरत नज़ारों का, बल्कि एक ऐसी धरती के बारे में गहरी समझ का भी जिसे वक्त और इंसानी कोशिशों ने तराशा है। अपना सफर यहीं से शुरू होता है, मडिकेरी टाउन के बिल्कुल हार्ट में, मडिकेरी फोर्ट के इस स्टोइक ग्रैंडर के सामने। ये फॉर्मिडेबल स्ट्रक्चर एक सेंटिनल की तरह जो कुर्ग के अंडुलेटिंग लैंडस्केप्स पर नजर रखता है। इसका इतिहास भी उतना ही लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है जितने कि वो पत्थर जिनसे ये बना है। मुझे बताया गया है कि इसकी ओरिजिन्स 17th सेंचुरी के लेटर हाफ तक जाती हैं, एक ऐसा टाइम जब हालेरी राजा मुडुराजा ने पहली बार यहाँ एक फोर्टिफिकेशन के बारे में सोचा। इनिशियली शायद मिट्टी का एक ज्यादा मॉडेस्ट स्ट्रक्चर, उनकी डायनेस्टी की नेसेंट पावर का एक टेस्टमेंट। जैसे ही हम इसकी रोबस्ट दीवारों के पास पहुंचते हैं, सदियों का वेट जैसे दबा रहा हो ऐसा फील होता है। यहाँ की हवा में भी जैसे पास्ट सीजेस, रॉयल डिक्रीज और उन लोगों की डेली लाइव्स की इकोज गूंज रही हैं जिन्होंने इसके अंदर शेल्टर लिया या पावर का इस्तेमाल किया। इमेजिन कीजिए इस साइट ने कितना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। ओरिजिनल मिट्टी का किला जो लोकल सॉवरेंटी का सिंबल था, उसे बाद में कैप्चर कर लिया गया और फिर फॉर्मिडेबल टिपू सुल्तान ने एम्बिशियसली इसे ग्रेनाइट से रिबिल्ड करवाया, जिन्होंने अपने कैरेक्टरिस्टिक मैनर में इसका नाम जाफराबाद रख दिया। अकेला ये एक्ट ही इस सिटाडेल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में वॉल्यूम्स बोलता है। ब्रिटिश ने भी इस बास्टियन पर अपनी इंडेलिबल छाप छोड़ी है। रीजन में अपनी असेंडेंस के बाद उन्होंने फोर्ट कॉम्प्लेक्स को और मॉडिफाई किया और उसमें एडिशंस किए, इसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करते हुए। तो आज जो हमारे सामने है वो किसी एक ईरा की क्रिएशन नहीं है, बल्कि एक पैलिम्पसेस्ट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर सक्सेसिव रूलर्स ने अपनी प्रेजेंस से, अपने एम्बिशंस और अपनी आर्किटेक्चरल प्रेफरेंसेस को इंस्क्राइब किया है। ये कुर्ग के टर्बुलेंट लेकिन फैसिनेटिंग पास्ट का एक साइलेंट नैरेटर है। इन इम्पोजिंग रैम्पार्ट्स के अंदर कुर्गी हिस्ट्री का एक माइक्रोकॉस्म अनफोल्ड होता है। यहाँ एक पैलेस है जो कभी राजाओं का रेजिडेंस हुआ करता था। इसका आर्किटेक्चर इंडिजिनस स्टाइल्स और बाद के इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंड रिफ्लेक्ट करता है। नियर बाय एक चर्च है जिसे ब्रिटिश ने गॉथिक स्टाइल में बनवाया था, जो अब एक डिफरेंट पर्पस सर्व करता है। इसमें एक म्यूजियम है जो इस लैंड के आर्टिफैक्ट्स और स्टोरीज को केयरफुली क्यूरेट करता है।
ये इस रीजन पर पावर और फेथ के शिफ्टिंग टाइड्स का एक पॉइंटेंट रिमाइंडर है। जरा इसकी डिफेंसिव इंजीन्यूटी को कंसिडर कीजिए। इसकी एलिवेटेड पोजीशन, स्टर्डी बैस्टियंस, स्ट्रेटेजिक गेटवेज, सब कुछ प्रोटेक्ट करने और अथॉरिटी प्रोजेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। जनरेशंस तक ये फोर्ट कूर्ग का नर्व सेंटर था, पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स के एब एंड फ्लो और डायनेस्टीज के राइज एंड फॉल को विटनेस करता हुआ। ये काउंटलेस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ट्रायम्फ और डिस्पेयर के मोमेंट्स का साइलेंट ऑब्जर्वर रहा है। हर इवेंट इसकी प्रोफाउंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में एक और लेयर ऐड करता गया। जब मैं इसके कोर्टयार्ड से गुजरता हूं तो इस स्ट्रक्चर की शीर रेजिलियंस मुझे अचंभित करती है। इसने सिर्फ वॉर के कैनन्स को ही नहीं बल्कि टाइम के रिलेंटलेस पैसेज इन हिल्स से गुजरने वाले मॉनसून्स और बदलते सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को भी वेदर किया है। हर स्टोन, हर आर्चवे जैसे एक सीक्रेट दबाए हुए है, एक बड़ी स्टोरी का फ्रैगमेंट जो सुनने को तैयार लोगों का इंतजार कर रहा है कि वो इसे पीस टुगेदर करे। फोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक पब्लिक लाइब्रेरी और वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं जो इसकी हिस्टोरिकल प्रेजेंस को मडिकेरी की कंटेम्परेरी लाइफ के साथ इंटीग्रेट करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट का ये सीमलेस ब्लेंड कोऑर्ज में एक रिकरिंग थीम है, जहां हेरिटेज को सिर्फ प्रिजर्व नहीं किया जाता बल्कि वो कम्युनिटी की लिविंग फैब्रिक का हिस्सा बना रहता है। ये फोर्ट सिर्फ एक रेलिक नहीं है, ये एक डायनामिक स्पेस है जो आज भी उन लोगों को सर्व कर रहा है जिन्हें इसने कभी डोमिनेट किया था। ऑफ कोर्स कुछ टेल्स हैं जो जेनरेशन से विस्पर्ड हैं, वैलियंट स्टैंड्स की, रॉयल इंट्रीग की और शायद हिडन ट्रेजर्स की भी। हो सकता है कुछ फोल्कलोर के एम्बेलिशमेंट्स हों, पर वो लोकल पॉपुलेस का इस आइकॉनिक लैंडमार्क के साथ डीप कनेक्शन बयान करती है। ये फोर्ट सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर से कहीं ज्यादा है। ये कुर्जी आइडेंटिटी और इंड्योरेंस का एम्बलम है, इसके रिच पास्ट का एक प्राउड मॉन्यूमेंट। आज जब हम जैसे विजिटर्स इसके ग्राउंड्स में घूमते हैं तो हम उस सोइल पर चल रहे होते हैं जो हिस्ट्री से हैलोड है। मडिकेरी फोर्ट को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स क्रूशियल हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके हम इंडिया के डिवर्स नैरेटिव का एक वाइटल चैप्टर सेफगार्ड कर रहे हैं। ये अपने टाइम के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आर्किटेक्चर का और इस रीजन को शेप करने वाली पावर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का एक पावरफुल रिमाइंडर है। चलिए एक मोमेंट के लिए पॉज लेते हैं और एटमॉस्फेयर को अब्सॉर्ब करते हैं। इसके रैम्पार्ट से दिखने वाले कमांडिंग व्यूज जो टाउन और दूर की हिल्स को ओवरलुक करते हैं, एक ग्लिम्स देते हैं कि पुराने जमाने के रूलर्स क्या सर्वे करते होंगे। मडिकेरी फोर्ट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, टाइम में पीछे स्टेप बैक करने का एक इनविटेशन और उन लोगों की एंड्यूरिंग लेगेसी पर रिफ्लेक्ट करने का जो हमसे पहले इन ग्राउंड्स पर चले थे। मडिकेरी फोर्ट की उस मिलिट्री पावर वाली जगह से अब हमारा सफर हमें ले जाता है एक शांत सोच विचार वाली जगह पर जिसका नाम है राजा सीट। इसका नाम ही रॉयल आराम की इमेजेस सामने लाता है, उन राजाओं की जो अपने किंगडम की ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी के बीच सुकून और इंस्पिरेशन ढूंढते थे। और सच में यह जगह जो ऊंचे पर बड़े आराम से बनी हुई है, कूर्ग के किंग्स की फेवरेट रिट्रीट थी, एक ऐसी जगह जहां वो नेचर से कनेक्ट कर पाते थे और शायद अपने किंगडम के कामकाज पर सोच विचार करते थे। जरा सीन इमेजिन कीजिए, एक कोदवा किंग शायद अपनी क्वीन या ट्रस्टेड दरबारियों के साथ यहाँ आते होंगे जब सूरज ढलना शुरू होता था और वेस्टर्न स्काई को ऑरेंज, पिंक और गोल्ड रंगों से पेंट कर देता था। ये उनका प्राइवेट एम्फीथिएटर था जहां से स्प्रॉलिंग वैलीज, हरे भरे पैडी फील्ड्स की पैचवर्क और डोर धुंध से ढके पहाड़ों का अनपैरेलल्ड व्यू मिलता था जो कूर्ग का मैजेस्टिक बैकड्रॉप बनाते हैं। यह कुदरत की गहरी कलाकारी की जगह थी और आज भी है। स्ट्रक्चर खुद काफी सिंपल है, एक मॉडेस्ट स्क्वायर मंडपम, ईंट गारे का पवेलियन जिसमें सुंदर आर्चेस हैं। इसे दिखावे के लिए नहीं बल्कि अप्रिशिएट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका पर्पस क्लियर था, एक कंफर्टेबल और एलिवेटेड वेंटेज पॉइंट देना जहां से हर डायरेक्शन में फैलने वाले पैनोरामिक स्प्लेंडर को पूरी तरह एंजॉय किया जा सके। ये कूर्गी रूलर्स की एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज का सबूत है, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी लैंड की नेचुरल नेमतों को बहुत चेरिश किया। यहाँ रॉयल सिल्क्स की हल्की सरसराहट और धीमी बातचीत की आवाजें लगभग सुनाई सी देती हैं।
जब पुराने जमाने के किंग अपने डोमेन को देखा करते थे। यह शांति से रिफ्लेक्शन करने की जगह थी, राजा के कामकाज की जिम्मेदारियों से थोड़ी राहत। व्यू का यह शीर एक्सपेंस, जहां तक आंख देख सकती है, जरूर एक पर्सपेक्टिव देता होगा, उस लैंड की विशालता और ब्यूटी की याद दिलाता होगा जिस पर वो शासन करते थे। इस विस्टा के सीजनल ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे बताया गया है काफी रिमार्केबल होते हैं। मॉनसून्स के टाइम नीचे की वैलीज अक्सर धुंध की एक मोटी ब्लैंकेट में लिपट जाती हैं, जिसे एक इथेरियल, लगभग मिस्टिकल एटमॉस्फेयर बन जाता है। फिर जब आसमान साफ होता है तो लैंडस्केप की असली शान दिखती है, ग्रीन्स और ब्राउन्स की एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री, जिसमें इंडोर की वाटर बॉडीज की चमकती हुई सिल्वर झलक भी होती है। हर सीजन राजा सीट पर अपना एक यूनिक चार्म लेकर आता है। आज यहाँ खड़े होकर वेल मैनिक्योर्ड गार्डन्स और मॉडर्न विजिटर्स की हैप्पी आवाजों से घिरा हुआ अब भी उस रेगल पास्ट से कनेक्ट करना पॉसिबल है। इस जगह का फंडामेंटल अल्योर, ये ब्रीथ टेकिंग व्यू अनचेंज्ड है। ये कोदावा किंग्स की पर्सनल लाइफ से एक पावरफुल लिंक है, जो उनके लीजर के मोमेंट्स और नेचुरल वर्ल्ड के साथ उनके डीप कनेक्शन की एक झलक देता है। आसपास के गार्डन्स, भले ही शायद ये एक रीसेंट एडिशन हो, साइट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अपनी कलरफुल फ्लावर बेड्स, प्लेफुल फाउंटेन्स और वाइंडिंग पाथवेज के साथ ये उन सब के लिए एक वेलकमिंग एम्बियंस बनाते हैं जो कूर्ग के फेमस सनसेट्स देखने आते हैं। म्यूजिकल फाउंटेन एक कंटेम्पररी अट्रैक्शन यहाँ के इवनिंग एक्सपीरियंस में एक डिफरेंट डायमेंशन ऐड करता है। रजास सीट सिर्फ एक व्यू पॉइंट से कहीं ज्यादा है, यह एक सिंबल है। यह किंग के अपने किंगडम को एम्ब्रेस करने को रिप्रेजेंट करता है, न सिर्फ एक टेरिटरी के तौर पर जिस पर रूल करना है, बल्कि एक ऐसे लैंडस्केप के तौर पर जिसे अडमियर और चेरिश किया जाए। यह एक ऐसे टाइम की बात करता है जब रूलर्स नेचर के साथ हार्मनी चाहते थे, उसकी शान में पीस और शायद विजडम का सोर्स पाते थे। यह उनका नेचुरल शान ओ शौकत वाला थ्रोन था। यहाँ की हवा भी हल्की फील होती है, एकदम शांति के एहसास से भरी हुई। ये समझना इजी है कि यह स्पॉट रॉयल्टी का इतना बिलवड क्यों था। हल्की हल्की ब्रीज फूलों की महक और नीचे टाउन की डोर से आती आवाजों को लेकर आती है, जो कंटेम्पलेशन के लिए एक परफेक्ट सिम्फनी बनाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी रोजमर्रा के शोरगुल से थोड़ी देर के लिए एस्केप कर सकता है और बस उस मोमेंट की ब्यूटी में प्रेजेंट रह सकता है। जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे डूबता है, वैलीज में लंबी शैडोज डालता हुआ राजा सीट सच में एक मैजिकल ग्लो के साथ जिंदा हो उठता है। ये एक ऐसा स्पेक्टिकल है जिसने सेंचुरीज से देखने वालों को, किंग्स और क्वींस से लेकर आज के हम्बल ट्रैवलर तक, सबको कैप्टिवेट किया है। यह शेयर्ड एक्सपीरियंस जो वक्ती के दायरे से परे है ही ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स को इतना दिल को गहराई से छूने वाला और हमेशा के लिए फैसिनेटिंग बनाता है। चैप्टर 3, ओमकारेश्वर मंदिर पत्थर और आत्मा की एक सिम्फनी। कुर्ग के ऐतिहासिक ताने बाने की हमारी एक्सप्लोरेशन अब हमें एक अनोखे आध्यात्मिक और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस वाले पवित्र स्थान ओमकारेश्वर मंदिर तक ले जाती है। भगवान शिव को समर्पित मदिकेरी के दिल में बसा यह मंदिर कन्वेंशनल हिंदू मंदिर आर्किटेक्चर से काफी आश्चर्यजनक रूप से अलग है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्थाएं और स्टाइल्स आपस में बातें करती हुई सी लगती हैं और एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती हैं जो जितनी पवित्र है उतनी ही दिलचस्प भी। जो चीज तुरंत आंखों को लुभाती है वो है इसकी काफी अनएक्सपेक्टेड सिलुएट। साउथ इंडियन मंदिरों के टिपिकल ऊंचे गोपुरम या इंट्रिकेटली कार्व्ड विमानों के बजाय हमें एक प्रोमिनेंट सेंट्रल डोम और हर कोने को सजाती 4 एलिगेंट मीनारें देखने को मिलती हैं। यह आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी साफ तौर पर इस्लामी प्रभाव दिखाती है, जो किसी भव्य दरगाह या मस्जिद की याद दिलाती है। हिंदू देवी देवताओं में से एक प्रमुख देवता को समर्पित मंदिर के लिए यह सचमुच एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। फिर भी करीब से देखने पर कुछ और एलिमेंट्स भी नजर आते हैं जो इस फैसिनेटिंग ब्लेंड को और भी खास बनाते हैं। जैसे कि खिड़कियां, उनमें एक खास गॉथिक सेंसिबिलिटी है, उनके पॉइंटेड आर्चेस और डेलिकेट ट्रेसरी के साथ।
इस्लामी और गॉथिक एलिमेंट्स का यह फ्यूजन हिंदू पूजा के लिए पवित्र एक स्थान के अंदर ओमकारेश्वर मंदिर को उस इक्लेक्टिक आर्किटेक्चरल सोच का एक रिमार्केबल टेस्टामेंट बनाता है जो 19वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में बह रही थी। यह मंदिर 1820 में लिंग राजेंद्र II के संरक्षण में बनवाया गया था। इसके बनने के पीछे की कहानी लोकल लेजेंड्स में डूबी हुई है, एक शाही गलती और उसके बाद प्रायश्चित की कहानी। कहा जाता है कि राजा ने गुस्से में या गलतफहमी में अन्याय से एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की जान ले ली थी। अपराध बोध से परेशान और उस बेचारे आदमी की आत्मा से सताए जाने पर राजा ने अपने पाप का प्रायश्चित करने का तरीका ढूंढा। अपने स्पिरिचुअल काउंसलर्स की सलाह पर लिंग राजेंद्र ने भगवान शिव का मंदिर बनाने और काशी, जो वाराणसी का पवित्र शहर है, वहां से स्पेशली लाया गया शिवलिंग स्थापित करने का फैसला किया। माना जाता था कि प्रायश्चित का यह काम उस पीड़ित आत्मा को शांत करेगा और राजा और उसके किंगडम में शांति वापस लाएगा। इस तरह ओमकारेश्वर मंदिर का जन्म सिर्फ भक्ति से नहीं बल्कि एक प्रोफाउंड ह्यूमन ड्रामा से भी हुआ। एक सीरीन वाटर टैंक, जो कई भारतीय मंदिरों का एक ट्रेडिशनल फीचर है, मेन स्ट्रक्चर के सामने है। इसके सेंटर में एक छोटा एलिगेंट मंडप है जो एक वॉकवे से किनारे से जुड़ा हुआ है। यह ट्रैंक्विल पूल आसमान और मंदिर को रिफ्लेक्ट करता है, जो इस पवित्र परिसर के कंटेम्पलेटिव एटमॉस्फेयर को और बढ़ाता है। पानी की जेंटल लैपिंग और टैंक के अंदर मछलियों की मौजूदगी शांति के एहसास को और बढ़ाती है। शिवलिंग, जो भगवान शिव का एनिकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है और सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर स्थापित है, पूजा का फोकल पॉइंट बना हुआ है। भक्त यहाँ अपनी प्रेयर्स करने, ब्लेसिंग्स लेने और उस अनयूजुअल आर्किटेक्चरल सेटिंग को देखकर अचंभित होने आते हैं जिसमें उनके भगवान विराजते हैं। ये मंदिर मदिकेरी में धार्मिक जीवन का एक एक्टिव सेंटर बना हुआ है और इसका यूनिक रूप इसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी को जरा भी कम नहीं करता। कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि इतने डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल चॉइस के पीछे क्या मोटिवेशंस रही होंगी। क्या यह लिंग राजेंद्र II द्वारा रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का एक डिलिबरेट स्टेटमेंट था, या शायद उनकी पर्सनल एस्थेटिक प्रेफरेंसेस का एक्सप्रेशन जो उन डाइवर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ होगा जिन्हें उन्होंने देखा या सुना होगा। वजह जो भी हो, रिजल्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कन्वेंशनल कैटेगराइजेशंस को चैलेंज करती है और डीपर कॉन्टेम्पलेशन के लिए इनवाइट करती है। ओमकारेश्वर मंदिर इस बात का एक पावरफुल सिंबल है कि कैसे अलग अलग कल्चरल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस मिलकर कुछ एकदम नया और कैप्टिवेटिंग बना सकती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स काफ़ी हद तक भाषाओं की तरह बोरो और अडेप्ट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में आस्था और कला के यूनिक रीजनल एक्सप्रेशंस बनते हैं। ये पत्थर में एक डायलॉग है जो एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल मोमेंट की बात करता है। जब हम इसके पेरिमीटर में घूमते हैं, डोम्स, मिनरेट्स और आर्चड विंडोज के इंटरप्ले को देखते हुए हमें याद दिलाया जाता है कि हिस्ट्री अक्सर कॉन्फ्लुएंस की कहानी होती है। कुर्ग अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस के साथ क्लियरली एक ऐसी जगह थी जहां ऐसे आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स जड़ पकड़ सकते थे। ओमकारेश्वर मंदिर इसके हिस्टोरिकल क्राउन में एक प्रेशियस जूल है, एक पूजा स्थल जो एक इंड्यूरिंग आर्किटेक्चरल एनिग्मा का भी काम करता है। चैप्टर 4, गद्दीगे कुर्ग के शाही मकबरे। कुर्ग की हमारी हिस्टोरिकल यात्रा अब हमें एक ऐसी जगह पर ले आई है जो गंभीर याद और शाहीशान की जगह है। गद्दीगे, जिसे राजा का मकबरा भी कहते हैं। यहाँ एक शांत माहौल के बीच ये शानदार मकबरे खड़े हैं जो कोड़ावा राज परिवार की आखिरी आरामगाह हैं। उन शासकों की एक मार्मिक याद दिलाते हैं जिन्होंने कभी इस धरती की किस्मत लिखी थी। ये इमारतें सिर्फ कब्रें नहीं हैं, ये एक राजवंश के स्मारक हैं। यहाँ के सबसे खास मकबरे हैं कोड़ावा राजा वीर राजेंद्र के, जिनका देहांत 1809 में हुआ, और उनकी प्यारी पत्नी महादेवी अम्मा के। पास में ही लिंग राजेंद्र भी आराम कर रहे हैं, जो हालेरी राजवंश के एक और अहम शासक थे, जिन्हें 1820 में यहाँ दफनाया गया था। ये भव्य इमारतें शाही वंश को याद करने और सम्मान देने की एक इच्छा दिखाती हैं, ताकि उनकी विरासत उनके फानी जीवन के बाद भी बनी रहे। गद्दीगे के बारे में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल।
जैसे हमने पहले ओंकारेश्वर मंदिर देखा था, उसी तरह इन मकबरों में भी एक खास इंडो सारासेनिक असर दिखता है। ये इस्लामी मकबरों से ज्यादा मिलते जुलते हैं पारंपरिक हिंदू अंतिम संस्कार की रीतियों के बजाय, जिनमें आमतौर पर दाह संस्कार और राख का विसर्जन होता है। बड़े मकबरे बनाकर दफनाने का ये तरीका अपने आप में एक बड़ी बात कहता है। हर मकबरे की पहचान है एक बड़ा सा सेंट्रल डोम, जिसके किनारों पर मीनारें या छोटे गुंबद वाले स्ट्रक्चर बने हैं, जिससे एक शाही शान का एहसास होता है। यहाँ की कारीगरी शायद कुछ मुगल मकबरों जितनी सजावटी न हो, लेकिन इसमें एक सादगी भरी शान है जो कोडावा जैसी लड़ाका कौम के लिए एकदम सही है। इन इमारतों का आकार ही बताता है कि इन शासकों का कितना आदर किया जाता था। ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ मकबरों पर नंदी बैल भी दिखेंगे, जो भगवान शिव का पवित्र वाहन है, और ये बड़ी खूबी से हिंदू प्रतीकों को ज्यादातर इस्लामी आर्किटेक्चरल फॉर्म के साथ मिलाते हैं। यहाँ शिलालेख भी मिलते हैं, जिनमें यहाँ दफन राजाओं और रानियों के जीवन, शासन और उनके गुणों के बारे में लिखा है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का काम करते हैं। मुख्य शाही मकबरों के अलावा गद्दीगे में कुर्ग दरबार की दूसरी मशहूर हस्तियों की भी आरामगाहें हैं। इनमें वीर राजेंद्र के दरबारी पुजारी रुद्रप्पा का मकबरा शामिल है, और बिद्दंड बोपू का, जो एक बहादुर सेनापति थे और टीपू सुल्तान के खिलाफ बहादुरी से लड़े थे। उनका यहाँ होना राज्य के लिए उनके महत्व को दिखाता है, और ये भी कि शासक उनका कितना सम्मान करते थे। इन मकबरों का होना कुर्ग राज परिवार के अंतिम संस्कार के रिवाजों के बारे में एक दिलचस्प जानकारी देता है, जो जैसा कि बताया गया आम हिंदू रीतियों से अलग थे। ये शायद दूसरे ताकतवर भारतीय सल्तनतों और साम्राज्यों की तरह बड़े मकबरे बनाने की परंपरा की नकल करने की इच्छा दिखाता हो, जिससे वे अपनी शाही हैसियत जता सकें और एक स्थायी भौतिक विरासत पक्की कर सकें। इतिहास के इन खामोश पहरेदारों के बीच खड़े होकर वक्त के गुजरने का गहरा एहसास होता है। ये मकबरे 2 सदियों से भी ज्यादा समय से खड़े हैं। इन्होंने कोडावा राजवंश का अंत, अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत और आधुनिक भारत का जन्म देखा है। फिर भी ये मजबूती से और यादें जगाते हुए खड़े हैं, उन लोगों की यादों की हिफाजत करते हुए जिन्हें ये याद करते हैं। गद्दीगे का माहौल शांत चिंतन का है। अच्छे से रखे गए लॉन और जगह का थोड़ा एकांत में होना आने वालों के लिए एक शांत माहौल बनाते हैं, ताकि वो यहाँ दफन लोगों के जीवन और उनके समय के बारे में सोच सकें। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास धीमी आवाज में बात करता है और हमें इसके पत्थरों में छिपी कहानियों को ध्यान से सुनने के लिए बुलाता है। गद्दीगे सिर्फ मकबरों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो कोडावा शासकों की ताकत, कल्चर और मान्यताओं पर रोशनी डालता है। ये उनकी हमेशा याद रखे जाने की इच्छा का सबूत है, और कुर्ग के अमीर और पेचीदा इतिहास को समझने की चाह रखने वाले किसी भी इंसान के लिए एक अहम जगह है। ये स्मारक कुर्ग की आजाद हुकूमत के दौर से एक बहुत जरूरी कड़ी है। चैप्टर 5, नाल्कनाड पैलेस, पहादोन में एक रॉयल रिफ्यूज। कुर्ग के हिस्टोरिकल इलाकों की इस सफर में हमारी आखिरी मंजिल है नल्कनाड पैलेस, यानी नलकुनदु अरमाने, जैसा कि इसे यहाँ के लोग जानते हैं। तरियानदमुल कुर्ग की सबसे ऊंची चोटी के नीचे बसा हुआ यह प्यारा सा 2 मंजिला स्ट्रक्चर रॉयल लाइफ के कुछ खास प्राइवेट पलों की एक अमेजिंग झलक दिखाता है। यह एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी था और कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स का गवाह भी। ये पैलेस साल 1792 में बनवाया गया था दोडावीरा राजेंद्र द्वारा, जो कुर्ग के सबसे जाने माने राजाओं में से एक थे। इसकी लोकेशन यावाकपाडी गांव के पास घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच बस यूं ही नहीं थी। इसे एक सेफ जगह, एक हंटिंग लॉज और एक ऐसी जगह के तौर पर बनाया गया था जहां रॉयल फैमिली कैपिटल मडिकेरी की भीड़ भाड़ और लोगों की नजरों से दूर रह सके। नल्कनाड पैलेस शायद सबसे ज्यादा चिका वीरा राजेंद्र, कुर्ग के आखिरी राजा के आखिरी ठिकाने के रूप में याद किया जाता है। इससे पहले कि 1834 में ब्रिटिश ने उन्हें गड़ी से हटाकर देश निकाला दे दिया। इन्हीं दीवारों के बीच उन्होंने एक रूलर के तौर पर अपने आखिरी दिन गुजारे। यह एक दर्द भरी हिस्टोरिकल बात है
जो इस पैलेस को एक खास थोड़ा उदास सा चार्म देती है। कोई भी यहाँ आकर उन बड़े डिसीजंस और एक युग के खत्म होने के एहसास को महसूस कर सकता है जो उस वाक़ई इन कमरों में भरा होगा। आर्किटेक्चर के हिसाब से यह पैलेस ट्रेडिशनल कोदावा कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसकी स्लोपिंग टाइल्ड रूफ्स भारी मॉनसून झेलने के लिए डिजाइन की गई हैं और इसका वुडवर्क बहुत ही खूबसूरत है। यह स्ट्रक्चर ज्यादातर लकड़ी का है, जिसके पिलर्स, बीम्स और छातों पर अक्सर सुंदर कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। हालांकि वैकिटी और मौसम ने इस पर अपना असर डाला है, फिर भी इसकी पुरानी शान अब भी दिखाई देती है। अंदर आपको मुरल्स और फ्रेस्कोस के कुछ निशान मिलेंगे जो कभी दीवारों और छतों पर हुआ करते थे। ये चित्र जिनमें अक्सर मिथोलॉजिकल सीन्स, रॉयल प्रोसेशंस या फूलों की पैटर्न्स बेन हैं, कोदावा राजाओं के आर्ट प्रेम और उस दौर के कारीगरों की बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप का इशारा करते हैं। इन नाजुक आर्टवर्क्स को संभाल कर रखना एक कंटिन्यूअस चैलेंज है, लेकिन यह कूर्गी रॉयल्टी की आर्टिस्टिक दुनिया में झांकने का एक कीमती मौका देते हैं। यह पैलेस इंपॉर्टेंट रॉयल फंक्शंस और रस्मों के लिए भी यूज होता था। कहा जाता है कि दोडावीर राजेंद्र ने अपनी चाहीटी महादेवम्मा से 1796 में यहीं शादी की थी। वो एक बहुत ही खुशी का मौका रहा होगा जिसने इन हॉल्स को म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशन से भर दिया होगा। ऐसे इवेंट्स को इमेजिन करके हम इस पैलेस को सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि रॉयल लाइफ और ट्रेडिशंस का एक जिंदा दिल सेंटर भी देख पाते हैं। नलकनट पैलेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को जितना कहा जाए उतना कम है। इसकी सुनसान लोकेशन दुश्मनों के लिए बिना खबर किए यहाँ आना मुश्किल बना देती थी, जिससे यह झगड़े या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम एक सेफ जगह बन जाती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां राजा अपनी सेना को रिग्रुप कर सकते थे, स्ट्रैटेजी बना सकते थे या बस शासन के प्रेशर से थोड़ा सुकून पा सकते थे। आसपास का लैंडस्केप खुद ही एक नेचुरल किलेबंदी का काम करता था। आज नलकनट पैलेस एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने और इसके हिस्टोरिकल फीचर्स को बचाए रखने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि हम जैसे विजिटर्स वक्ती में पीछे जाकर कुर्ग की रॉयल हेरिटेज का एक रियल अनुभव ले सकें। इसके कमरों में घूमते हुए पास्ट से, राजाओं और रानियों की कहानियों से और हिस्ट्री के उतार चढ़ाव से एक गहरा कनेक्शन फील होता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बेड़े बेड़े किलों या भीड़ भाड़ वाले शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ एक अजीब सी शांति और अपनापन है, एक ऐसी जगह का एहसास जहाँ कोई रहा हो जिसे प्यार मिला हो और शायद आखिर में अपने आखिरी रॉयल मालिक के लिए दुख का कारण भी बना हो। आसपास के पेड़ों से गुजरती हुई सरसराती हवाएं जैसे गुजरे हुए जमाने की कहानियां सुनाती हैं, रॉयल शिकार की, सीक्रेट मीटिंग्स की और एक राजा की जिंदगी के शांत लम्हों की। नलकनट पैलेस विजिट करना एक बहुत ही पसंदीदा हिस्टोरिकल नॉवल के पन्ने पलटने जैसा है। ये कोदावा डायनेस्टी को एक ज्यादा पर्सनल और ह्यूमन लेवल पर देखने का मौका देता है, जो किलों और मकबरों की बड़ी बड़ी कहानियों को कंप्लीट करता है। ये कुर्ग के इतिहास की पहेली का एक बहुत इंपॉर्टेंट टुकड़ा है, इस यूनिक पहाड़ी किंगडम की हिम्मत और रिच कल्चर का सबूत। चैप्टर 6, कुर्ग की वो लेगेसी जो हमेशा रहेगी। कुर्ग के हिस्टोरिकल नजारों से गुजरते हुए हमारा ये सफर हमें इस कमाल की जगह की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट के आमने सामने ले आया है। मडिकेरी फोर्ट की मजबूत दीवारों से लेकर राजाज सीट के शांत नजारों तक, ओमकारेश्वरा टेम्पल के अनोखे आर्किटेक्चरल तालमेल से लेकर गडीजे की शांत गंभीर इज्जत तक, और आखिर में नालकनट पैलेस की अपनी सी लगने वाली पनाहगाह तक, हमने सदियां पार की हैं और एक शानदार अतीत की गूंज देखी है। हर एक साइट अपनी खुद की कहानी सुनाती है और कोडागू की शानदार कई पहलुओं वाली स्टोरी में अपना हिस्सा डालती है। ये हिस्टोरिकल साइट्स सिर्फ पुराने खंडहर नहीं हैं, ये उन लोगों की बहादुरी, कलाकारी और गहरी आध्यात्मिकता के जीते जागते सबूत हैं जिन्होंने इस इलाके को बनाया। ये राजाओं और आम लोगों की लड़ाई और क्रिएटिविटी की बातें बताती हैं, भक्ति और खानदानी शान की।
ये हमें कोड की जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी से आगे देखने और उन गहरी हिस्टोरिकल लहरों को खोजने के लिए बुलाती हैं जो इन पहाड़ियों से होकर गुजरी हैं और एक यूनिक कल्चरल पहचान बनाई है जो आज भी फल फूल रही है। ये हिस्टोरिकल साइट्स कोओर्जी के शानदार अतीत की एक झलक दिखाती हैं। आप भी यहाँ जरूर विजिट करें और इस खूबसूरत रीजन के हिस्ट्री और कल्चर में डूब जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लोरेशन ने आपके अंदर कुओर की हेरिटेज के मैजिक और शान को खुद एक्सपीरियंस करने की इच्छा जगाई होगी। एक ऐसी लेगेसी जो पत्थरों पर लिखी है और यहाँ के लोगों के दिलों में बसी है।